अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ स्प्रेडशीट के अपने बेसिक्स देखे थे। रो कैसे ऐड करनी है, कॉलम कैसे ऐड करना है, डिलीट कैसे करना है, शीट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, एक्टिव सेल क्या होता है, एडवांटेजेस स्प्रेडशीट के क्या हैं, ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने की थी। अब आज के सेशन से हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आप अपने दिमाग में ये रखिएगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे चीज़ें थोड़ी 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 करके और लॉजिकल, लेकिन थोड़ी सी और डेप्थ के अंदर आती चली जाएंगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप मेरी बात को बहुत गौर से सुने, क्योंकि अगर आपने मेरी बात को गौर से ना सुना तो अल्टीमेटली आप नुकसान में रहेंगे। क्लियर? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम अपनी स्टडीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज सेल की। अब सेल का क्या सीन है भाई? किसी भी एक सेल के अंदर, आपको याद है कल की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, सेल, एक्टिव सेल हर वो सेल है जिसके बराबर में ये बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, यानी ये वो सेल है जो कि रेडी है फॉर द पर्पस ऑफ एडिट। इसके अंदर अब कुछ काम किया जा सकता है। अब किसी भी एक सेल के अंदर या तो मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैंने यासिर लिख दिया, या फिर इसके अंदर मैं कोई वैल्यूज़ ऐड कर सकता हूँ। वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कोई नंबर ऐड कर दूँ या कोई डेट ऐड कर दूँ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 10,000 रुपये, ठीक है। या फिर इसके अंदर कोई फॉर्मूला लगाया जा सकता है। किसी भी एक सेल को या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए, मिसाल के तौर पे आप लिखें माय नेम इज़ यासिर यामीन, आप टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होगा कि आप स्प्रेडशीट को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करेंगे टेक्स्ट फॉर्म के अंदर हेडिंग्स बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे आप एक हेडिंग बनाएंगे सीरियल नंबर, फिर आप लिखा करेंगे जी इसके बाद मेरे लिए डेट इम्पॉर्टेंट है, फिर पर्टिकुलर्स इम्पॉर्टेंट हैं। आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो एक कॉलम में लिखेंगे डेबिट, एक कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट। तो टेक्स्ट भी काम का है। स्प्रेडशीट को सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पे कभी कभार आप वैल्यूज़ भी डालना चाहेंगे। ये बी का बटन नज़र आ रहा है ना आपको, बी का बटन, ये बी के बटन से बोल्ड होता है। देखो मैंने किया, बोल्ड हो गया। अगर तुम यहाँ पे एरिया देखोगे, यहाँ से अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। मैं बीच वाले को जाके क्लिक करूँगा ना तो ये देखो क्या हो रहा है, मिडल अलाइन हो गया यहाँ पे डेटा। इससे पहले देखो ज़रा क्या था, इससे पहले अगर मैं अनडू करूँ तो ये ऐसे नज़र आ रहा था, लेफ्ट अलाइन हुआ था टेक्स्ट। मैं मिडल अलाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है ना? तो अक्सर आप टेक्स्ट डालेंगे सेल्स के अंदर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टेबल, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, राइट? तो टेक्स्ट भी काम आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं किसी सेल के अंदर। मिसाल के तौर पे वैल्यूज़ में नंबर्स आ जाएंगे। आपने डेट डाली, लेट्स से आज डेट है 1 जनवरी 2020, है नहीं लेकिन ऐसे ही डाल दी। फिर आप पर्टिकुलर्स के अंदर लिखेंगे पेड वाई कैश 200, या मिसाल के तौर पे आप सिर्फ लिखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाते हुए कैश इन हैंड, और आप लिख देंगे यहाँ पे 200। तो ये 200 आपने क्या लिख दी, वैल्यू लिख दी। क्लियर? तो एक तो सेल को इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट लिखने के लिए, एक इस्तेमाल किया जाता है वैल्यूज़ लिखने के, और एक इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मूला लिखने के लिए। फॉर्मूले लिखा हुआ है ना, फॉर्मूले का मतलब एक सेल के अंदर आप मल्टीपल टाइप के फॉर्मूलाज एंटर कर सकते हैं। अब फॉर्मूलाज कैसे एंटर करते हैं और एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज चलते कैसे हैं, मैं आपको थोड़ी बातें समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें लिख रहे हैं, डेट हटा देते हैं, डेट का कोई काम नहीं है। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4, एक कैश इन हैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, लेट्स से 2000, सेल्स लिखी हुई हैं, लेट्स से आई डोंट नो 2000, और लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिख दें, अदर इनकम, ऐसी मतलब रैंडम बना रहा हूँ, अदर इनकम लिख देते हैं 200। सही है, तो ट्रायल बैलेंस भी होना है। अब मुझे क्या करना है, अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो बेसिक अकाउंटिंग में आपको याद होगा कि ट्रायल बैलेंस को अल्टीमेटली मैच किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि जो डेबिट का कॉलम है और ये जो क्रेडिट का कॉलम है, क्या ये बराबर हो रहा है या बराबर नहीं हो रहा। तो एक तरीका ये है कि मैं इनको ना अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में उठाऊं और मैं लिखूं, अच्छा 200 प्लस 2000 इक्वल्स का बटन दबाऊं और बोलूं ये टोटल हो गए 2200। ये काम मैं कैलकुलेटर में भी कर सकता हूं, लेकिन स्प्रेडशीट के अंदर ये काम बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा आप ज़रा समझिएगा। आप किसी भी सेल के ऊपर जाके अगर इज इक्वल्स टू लिख देना,
अगर आपने किसी भी सेल के ऊपर जाके इज इक्वल्स टू लिख दिया तो आप यहाँ देखें स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर। अब जब भी आप कभी किसी सेल के अंदर सबसे पहले इज इक्वल्स टू डाल देते हैं तो ये आपका सेल ओपन हो जाता है फॉर फॉर्मूलाज। इज इक्वल्स टू के बाद क्या डाला जा सकता है? फॉर्म्यूला। क्या डाला जा सकता है? फॉर्म्यूला। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे आर कॉलम के अंदर ये जो फोर्थ रो है, आर कॉलम के अंदर ये जो फोर्थ रो है और आर कॉलम के अंदर ये जो फिफ्थ रो है, आप साइड से देख पाएंगे इंशाल्लाह, आर कॉलम के अंदर ये जो फोर्थ रो है या आर कॉलम है, बाय द वे मैं थोड़ा सा इसको यूं ले आता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। तो आर कॉलम के अंदर ये जो फोर्थ रो है या जो आर कॉलम के अंदर ये जो फिफ्थ रो है, इसको मुझे ऐड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इज इक्वल्स टू। अब देखो इज इक्वल्स टू को डाल दिया ना तो फॉर्मूला एक्सेप्ट करेगा अब एक्सेल। आप बोलेंगे आर कॉलम का फोर्थ रो, देखो R4 लिखा, उसने रेफर कर दिया उस डायरेक्ट सेल को। फिर आप डालेंगे प्लस। मेरे पास मेरे लैपटॉप के अंदर शिफ्ट दबा के जहां इज इक्वल्स टू बना हुआ है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं तो प्लस का साइन आ रहा है। आपको अपने कीबोर्ड पे देखना पड़ेगा कि प्लस कहां लिखा हुआ है। इज इक्वल्स टू के साथ होता है तो शिफ्ट दबा के लिखना पड़ेगा। तो R4 के अंदर मुझे R5 ऐड करना है। तो देखो ये दोनों सेल्स क्या हो गए, उसने हाईलाइट कर दिए। जब मैं इज इक्वल्स टू के साथ कोई भी ऑपरेशन लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो वो उसके ऊपर अमल कर देगा और तुम देखो क्या आंसर ला के दे दिया, 2200। तो R4 और R5 को जब मैंने इज इक्वल्स टू बना के कमांड दी या मैंने बोला कि भाई ये काम करो तो उसने कर दिया। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो मैं S कॉलम के अंदर भी ये काम कर सकता हूं। S कॉलम के अंदर यहां पे तुम आके देखो रो कौन सी लग रही है, ये रो 6 और रो 7। ये देखो रो 6 और रो 7। हाँ, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू का मतलब अब सेल खुल गया है फॉर अ फॉर्मूला। मैं लिखूंगा S6, S कॉलम है और अगर आप यहां से मैच करोगे तो ये 6th रो है, दिस इज 6th रो। मैं बोल रहा हूं, आप इस पर डबल क्लिक करके वापस अंदर भी जा सकते हैं। S6 प्लस S7, तुम देखो इसने ये काम कर दिया। S6 प्लस S7 इसने ये काम कर दिया। आप एंटर दबाएंगे, देखें उसने वो काम कर दिया जिसका काम आपने उसको करने को कहा था। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक बार आपने किसी भी सेल के ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और बाद में आपको याद नहीं आ रहा कि यार ये 2200 मैंने निकाला कैसे था। इस बार तो सिंपल कैलकुलेशन है ना, सामने नजर आ रहा है। कभी कभार सिंपल कैलकुलेशन नहीं होगी, कभी कभार एक सेल कहीं पड़ा हुआ होगा, दूसरा सेल कहीं पड़ा हुआ होगा, आपको नहीं पता लग पा रहा होगा कि यार ये डेटा आया कहाँ से, ये 2200 निकल कर कैसे आया। तो दो तरीके हैं इसको पता करने के कि 2200 निकल कर कैसे आया। या तो आप अपना माउस लीजिए, जिस सेल के ऊपर आप जानना चाह रहे हैं कि ये नंबर आया कैसे, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें, ये फॉर्मूला ओपन करके बता देगा देखो मैंने किस के अंदर क्या ऐड किया, और रंगों से भी बता देगा, सेल के रेफरेंसेस से भी बता देगा। अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो आप एक काम ये कर सकते हैं, आप अपनी एरो कीज के जरिए अपने आप को उस सेल के ऊपर लेके जाएं जिसके ऊपर आप जानना चाह रहे हैं और F2 का बटन दबाएं। ये शॉर्टकट जो है ना आपने याद रख लेने थे क्योंकि जिंदगी भर आपके काम आएंगे। आप F2 का बटन दबाएं, देखें F2 के बटन से भी यही चीज़ नज़र आ जाती है। F2 के बटन से भी यही चीज़ नज़र आ जाती है। मैं चाहूँ तो इसके बराबर वाले पे अपने एरो कीज से जाऊँ और मैं यहाँ जाके F2 दबाऊंगा तो भी ये काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लियर है? लेकिन सर ये आपने शुरू के अंदर कहा था कि ये तो आसान है, हम कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं काम एक्सेल के अंदर। लेकिन सर अगर मैं इज इक्वल्स टू दबा के R4 लिखूं फिर प्लस दबा के R5 लिखूं तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे, इससे कम टाइम में मैं अपने कैलकुलेटर पे कर लेता अपने हाथ से। ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसको मतलब ये कोई अच्छी बात तो नहीं है बेटा। आसान तरीका पता है क्या है? आप इज इक्वल्स टू दबाओ, जैसे ही आप किसी भी सेल के ऊपर इज इक्वल्स टू दबाओगे तो वो सेल खुल गया फॉर अ फॉर्मूला। अब ये सेल हो गया है डायनामिक, आपके लिए बैठा हुआ है, बोल रहा है जो कराना चाहते हो कराओ। अब बजाय इसके कि आप R4 या R5 मैनुअली लिखें ना, आप सिंपल क्या करें, अपनी एरो कीज इस्तेमाल करें। देखिए मैंने लेफ्ट किया, लेफ्ट हो गया, राइट करूंगा राइट हो जाएगा, डाउन करूंगा डाउन हो जाएगा, अप करूंगा अप हो जाएगा। अब ये एरो कीज मेरे इशारे पे चल रही हैं।
आप एरो की से कहीं भी जा सकते हैं, आप एक्सट्रीम लेफ्ट भी जा सकते हैं, एक्सट्रीम राइट भी जा सकते हैं, आप टॉप पे भी जा सकते हैं, आप डाउन पे भी आ सकते हैं। जो आप इसको काम कहेंगे एक्सेल को ये करेगा। इज इक्वल्स टू दबा के सब कुछ करता है आपके लिए। आप गए कैश इन हैंड के ऊपर, आप गए कैश इन हैंड के ऊपर, आपने बोला भाई ये R4, अच्छा अब देखो R4 वो खुद पकड़ रहा है, जिस सेल के ऊपर आप अब जा रहे होगे वो खुद पकड़ेगा, जिस सेल के ऊपर आप जा रहे होगे वो खुद पकड़ेगा। आपने बोला R4 के अंदर शिफ्ट प्लस दबाया मैंने बोला भाई R4 के अंदर दोबारा, अब देखो दोबारा एरो कीज चला रहा हूं ना, वो कह रहा है क्या करूं R4 के अंदर क्या करूं, तो मैंने बोला भाई दूसरे सेल के ऊपर जाके मैं रुका, मैंने बोला इस वाले को ऐड करो और एंटर दबा दिया, देखो वही कर दिया। अब मुझे एस वाला करना है तो मुझे गिनना नहीं है कि एस के कौन सा कॉलम और कौन सी रो, भाई मैं इज इक्वल्स टू दबाऊंगा, मैं एरो की से जाऊंगा सेल्स के ऊपर, प्लस करूंगा अदर इनकम, मुझे पता है भाई मुझे इन दोनों को प्लस करना है। एक्सेल खुद समझ रहा है कि भाई अगर ये पहले इस सेल के ऊपर लेके गए, बाद में उसके नीचे वाले सेल के ऊपर लेके गए और बीच में प्लस का साइन लगाया हुआ है, तो ये साहब जो एक्सेल यूज कर रहे हैं ये प्लस ही करना चाहते हो। मैं प्लस करके एंटर करूंगा, ये हो गया। अच्छा मैं फिर बताता हूं, आपको फॉर्मूला चेक करना है किसी सेल के ऊपर मैंने क्या लगाया, तो क्या क्या तरीका बताया, या तो आप क्लिक कर लें या आप F2 दबा दें। आपको ये सब करने में बहुत दिक्कत हो रही है तो आप जिस सेल के ऊपर देखना चाहते हैं ना क्या फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, आप वहां जाएं और जाके देखें अपनी फॉर्मूला बार को, देखें फॉर्मूला बार। फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बताया था फॉर्मूला बार क्या चीज़ होती है। देखें इस पर्टिकुलर सेल के अंदर S6 और S7 प्लस हुआ है, या अगर आप अपने किसी भी सेल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ फॉर्मूला बार में भी फॉर्मूला नज़र आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये, यानी ये समझ में आ गया कि हम सेल्स को टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हेडिंग्स डालने के लिए, नंबर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 या जो भी बैलेंसेस हैं किसी भी अकाउंटेंट के पास वो लिखने के लिए, और हम फार्मूलाज के लिए भी किसी भी सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा आप लोग जब भी पढ़ रहे होंगे ना तो आपने साथ साथ मेरी एक्सरसाइज और मेरे समझाने की ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी एक्सेल के अंदर ये जो टेक्स्ट लिख के दिया हुआ होगा ना, ये पूरा का पूरा रीड आपने करना है, ताकि आपकी स्टडी हब की भी पढ़ाई साथ साथ होती रहे और आपकी मेरी पढ़ाई भी साथ साथ होती रहे। हमने ये काम कर लिया। कुछ और चीज़ें आपको सिखाना चाहता है आपका ECC है, तो क्या क्या चीज़ें सिखाना चाहते हैं वो कहते हैं टू मूव सेल कंटेंट, राइट क्लिक ऑन द सेल एंड सेलेक्ट कट, देन राइट क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन एंड सेल एंड सेलेक्ट पेज, Ctrl X Ctrl V Ctrl C Ctrl V। क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा ये बहुत सारे बच्चों को अक्सर पता भी होता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, सही भाई। मिसाल के तौर पे यहाँ एक डेटा लिखा हुआ था जिसके अंदर लिखा हुआ था वेरिएबल कॉस्ट $200, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट थी लेट्स से $300 या $300, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहीं अपना लिखा था सेल्स जो कि थी $500 की या $1000 की, ठीक है। अब मैं ये चाहता था कि देखो मेरे पास एक डेटा यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, और एक डेटा यहाँ लिखा हुआ है सेल्स। मुझे निकालना है प्रॉफिट, मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो आप अजीब सी बात है ना, सेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, कॉस्टें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और प्रॉफिट मेरे को यही निकालना है। मिसाल के तौर पे प्रॉफिट मुझे यहाँ निकालना है। तो अब कुछ डेटा यहाँ लिखा हुआ है, कुछ डेटा यहाँ लिखा हुआ है, मैं क्या करूँ? अजीब सा लग रहा है ना बिल्कुल। सेल्स कहीं लिखी हुई है, कॉस्ट कहीं लिखी हुई है, प्रॉफिट कहीं और निकाला जा रहा है, ये तो अजीब सी बात होगी। अब क्या क्या कर सकता हूँ? एक तरीका ये है कि भाई मैं बोलूँ यार ये मैंने कॉस्ट का डेटा यहाँ किसने लिखा हुआ है, आप एक काम करो ये सारा का सारा कॉस्ट का डाटा उठा के लेके जाओ सेल्स के साथ। तो अगर आप किसी भी डाटा को उठा के किसी और जगह रखना चाहते हो, लेकिन ऐसे उठा के रखना चाहते हो कि पुरानी वाली जगह से गायब हो जाए, नई वाली जगह के ऊपर आ जाए, तो आप क्या करोगे? पुरानी वाली जगह से कट करोगे और नई वाली जगह जाके पेस्ट करोगे। कैसे करोगे कट? आप पहले उस पूरे डाटा को हाईलाइट करके सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ रहा है शुरू में कट का, कट दबाओ। जब कट दबाओगे ना तो तुम देखोगे जिस रेंज को तुमने सेलेक्ट किया हुआ है वहां पे ऐसा मूवमेंट वाले बॉर्डर्स बने हुए आने शुरू हो जाएंगे, मूवमेंट हो रही होगी। इससे ये नजर आ रहा होगा कि या तो ये कट हुआ हुआ है या तो पेस्ट हुआ हुआ है, सॉरी कट हुआ हुआ है या फिर कॉपी हुआ हुआ है। आप दूसरी जगह जाइए जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं, वहां देखें आपके पास एक ऑप्शन आएगा। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन इस तरह नहीं आ रहा, वरना इसका शॉर्टकट भी बताया हुआ है, मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ जाके जहाँ आप रखना चाहते हैं ना डाटा, आप वहाँ जाएं और करें Ctrl V,
कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके साथ 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 वी दबाएं, पेस्ट हो जाता है उससे। नॉर्मली भी आप कंप्यूटर्स में ऐसे ही करते होंगे। तो देखो वहां से हट गया और नई जगह के ऊपर आ गया। आप चाहें तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, या आ गया आपके पास प्रॉफिट। ठीक होती है बात। अच्छा, आप कहते हैं भाई मुझे वहां का डेटा कट नहीं करना, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ उसकी कॉपी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करें दोबारा। शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल सी, कॉपी का सी है ना, तो कंट्रोल सी कॉपी, आप उसको सेलेक्ट करें। लेकिन डेटा को आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, जिस जगह रखना है वहां जाके करें कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कंट्रोल वी से क्या होगा, कॉपी और पेस्ट होगा। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से क्या होगा, कट और पेस्ट होगा। अब यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल लीजिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। डन, ऐसे भी काम किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें उसने बताई भी हैं आपको। मिसाल के तौर पे एक्सेल जो है ना, बड़ा एक स्मार्ट टूल है, और इस स्मार्ट टूल का आपको बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए। स्मार्ट टूल को कभी भी आपको फोरगो नहीं करना चाहिए। आपको पता है, अगर आपके पास एक डेटा है जिसको आप बार 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 कॉपी करना चाहते हैं, तो एक तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे एक डेटा है, मैं वहाँ पे लिखना चाहता हूँ ACCA ऑनलाइन उस डेटा के अंदर, तो मैं हर सेल में जाऊँ और लिखूँ ACCA ऑनलाइन। मिसाल के तौर पे मेरे पास बच्चों का नाम लिखा हुआ है, यासिर, यामीन, रोहान, शोएब, माइकल, जेम्स, ये मेरे सब बच्चों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि इन नामों के साथ इनका कॉलेज भी लिखा हुआ आ जाए, जो कि ACCA ऑनलाइन है। तो एक तरीका ये है कि मिसाल के तौर पे मैं इसके बराबर वाले कॉलम के अंदर गया, मैंने लिखा यासिर कहाँ से पढ़ता है, ACCA ऑनलाइन से। फिर मैं इसके नीचे वाले सेल में आया, मैंने लिखा यासिर कहाँ से पढ़ता है, ACCA ऑनलाइन से। फिर इसके नीचे वाले सेल पे आया, मैंने क्लिक किया, मैंने लिखा यासिर कहाँ से पढ़ता है, ACCA ऑनलाइन से। ठीक है, फिर मैंने इसके नीचे वाले में क्या, मैंने लिखा ACCA ऑनलाइन। या तो मैं हर सेल के अंदर एक ही चीज़ को क्या करूं, एक एक जगह जाके लिखूं। एक्सेल स्मार्ट है, एक्सेल कहते हैं तुम्हें इतनी ख्वारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेट्स से तुमने किसी भी एक जगह लिखा, एक कोई भी टेक्स्ट लिखा, कोई भी नंबर लिखा, कुछ भी लिखा। मिसाल के तौर पे मैंने ये लिखा यासिर ACCA ऑनलाइन, यामीन ACCA ऑनलाइन। अब कहता है एक्सेल कि कम से कम तुमने 2 बार लिख दिया ना, कम से कम तुमने 2 बार लिख दिया ना, तो अब एक्सेल होता है स्मार्ट। एक्सेल कहता है भैया मुझे बार बार एक ही चीज़ ना बताओ, मैं तुमसे स्मार्ट हूँ, तुम्हारा टाइम बचाऊंगा। कैसे? एक्सेल कहता है कि भाई जहां तुमने 1 या 2 बार कोई डाटा लिख दिया और तुम चाहते हो वो रिपीट हो जाए ना, तो तुम उन दोनों डाटा को सिलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद तुम अपने इन सिलेक्शन के कॉर्नर में देख रहे हो एक छोटा सा ग्रीन कलर का डब्बा बना हुआ है, छोटा सा ग्रीन कलर का डब्बा, अपने कर्सर को उस पर लेके जाओ। जैसे ही तुम कर्सर को उस पर लेके जाओगे तो ये काले कलर का प्लस बना हुआ आ जाएगा, काले कलर का प्लस बना हुआ आ जाएगा। नजर आ रहा है ना भाई सबको? आपको काले कलर का ये प्लस बना हुआ नजर आ जाएगा। जैसे ही ये नजर आ जाए, इस पे एक बार देखो, कहीं और क्लिक नहीं करना वरना चलेगा नहीं। तुमने डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर लेने के बाद इसके साइड में गए, कोने में ऐसा काले कलर का प्लस बना हुआ आ जाएगा, उसको क्लिक करो और नीचे ड्रैग कर दो, या जहां भी ड्रैग करना चाहते हो नीचे दबा के रख के, प्लस को दबा के रख के नीचे ड्रैग कर दो, नीचे तक आ जाओ, तो ये देखो हर जगह लिख देगा। कॉपी कर दिया उसने, वो समझ गया, एक्सेल बोला है वो समझ गया भाई ये हर जगह एक ही चीज लिखना चाह रहे थे, उसने कर दिया, उसने कर दिया। और आपको पता है एक्सेल कितना स्मार्ट है? एक्सेल कहता है भाई इससे भी स्मार्ट हूं भाई मैं। मिसाल के तौर पे आप कोई पैटर्न फॉलो करवाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे एक बच्चा ACCA ऑनलाइन का है और एक बच्चा अल्लाह ना करे किसी और इंस्टीट्यूट का है, अदर का है, तो आप यही पैटर्न भी बार बार फॉलो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पहले सेल पे लिखा ACCA ऑनलाइन, आपने बोला दूसरा अदर, फिर ACCA ऑनलाइन, फिर अदर, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करें, आपने एक पैटर्न बना दिया ना उसको। अगेन अपने सिलेक्शन के कोने के अंदर जाएं, जब ये ब्लैक वाला प्लस बना हुआ आ जाए, नीचे तक लेके जाएं, देखें ये सेम पैटर्न फॉलो करवा देगा, ये सेम पैटर्न फॉलो करवा देगा। आप कोई और पैटर्न रखना चाहते थे ACCA ऑनलाइन, फिर उसके बाद भी ACCA ऑनलाइन, फिर तीसरा अदर, आपका ये पैटर्न था। सेलेक्ट करें, प्लस करके नीचे लेकर आए, देखिए इसने सेम पैटर्न फॉलो करवा दिया, जो पैटर्न आप फॉलो करवाना चाहेंगे ये करवा देगा।
सर प्लस करके ड्रैग करने में मसला हो रहा है। आप जाएं, कोने में जाएं, जैसे ये प्लस का साइन आए ना, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तब भी फॉलो करवा देगा। वो अपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर खुद ही पकड़ लेगा कि यहाँ पे कुछ डेटा है और इसके सामने ये पैटर्न फॉलो करवाना चाहते हैं, खुद ही कर लेगा। तो एक्सेल बड़ा स्मार्ट है। एक्सेल को मिसाल के तौर पे, एक्सेल को आपने एक जगह लिख के दे दिया जैन और फेब। अब मंथ्स है ना, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने 2 सेल सेलेक्ट किए जिसमें जैन और फेब कम से कम लिखा हुआ है। कभी ना चल रहा हो तो आगे MAR मार्च भी लिख दीजिएगा। जिस पैटर्न के अंदर आपने मंथ लिख के दिया ना, आप सिर्फ इस सिलेक्शन के कोने में जाएं, देखें जहां छोटा सा ग्रीन कलर का डब्बा बना हुआ आ रहा है, उसके ऊपर अपने कर्सर को लेके जाएं। जब ये काला प्लस बना हुआ आ जाए ना, इसको ड्रैग करके साइड में लेके जाना शुरू कर दें। देखें ये दिसंबर तक चला गया। अच्छा, अगर आपने जैन को JAN लिखा है और फेब को FEB लिखा है, यानी FEB लिखा है, 3 लेटर्स इस्तेमाल किए तो वैसे लिखेगा। अगर आपने जनवरी पूरा लिखा होता, फेब्रवरी पूरा लिखा होता, फिर आप इस रेंज के कोने में जाते और फिर यूं फॉलो करवाते ना, देखो ये पूरे पूरे लफ्ज लिख के देगा, आपके पैटर्न को फॉलो कर लेता है ये। तो इस चीज़ को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को कहा जाता है फिल पैटर्न। ये दिस इज़ अ पैटर्न। जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया हुआ होगा ना, उस पैटर्न को फॉलो कर लेगा जब आप उसको फॉलो करने को बोलेंगे। ये पैटर्न और भी तरीके के फॉलो कर सकता है, मल्टीपल पैटर्न एक साथ फॉलो कर लेगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक जगह लिखा 2, ये आपके एग्जामिनर की मिसाल है, मैंने लिखा 2, 2 के नीचे 4, 3, 3 के नीचे 6। अब तुम देखो 2 का डबल हुआ, 2 के अंदर 2 ऐड हुआ 4 हुआ, 3 के अंदर 3 ऐड हुआ 6 हुआ। अब यही पैटर्न आप चाहें तो फॉलो करवा सकते हैं। आप सारे डेटा को सिलेक्ट करें, 2 के नीचे 2 और 3 के नीचे 3 और आप इस पैटर्न को नीचे तक खींच के लेके जाएं। देखें ये बारी बारी 2 ऐड करता चला गया। 2 में 2 ऐड हुआ 4, 4 में 2 ऐड हुआ 6, 6 में 2 ऐड हुआ 8, 8 में 2 ऐड हुआ 10 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 3 में पहली बार 3 ऐड हुआ था तो अगली बार भी 3 ऐड हुआ, 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 चलता चला गया। अगर आप लेट्स से 3 के अंदर आप 6 ऐड करके इसको 9 बोल देते, अगर पहली बारी में आपने पैटर्न रखा होता 2 में 2 ऐड करो, 3 में 6 ऐड करो, तो ये देखो यही पैटर्न आप फॉलो करो, कर जाएगा। हर बार 6 ऐड कर रहा है, हर बार 2 ऐड कर रहा है, जो आप इसको करने को बोलेंगे वो कर देगा। एक्सेल इज स्मार्ट। नाउ यू शुड बी स्मार्ट एज वेल। आपको ये सारी की सारी बातें पता होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं मैथ ऑपरेटर्स की। मैथ ऑपरेटर्स की बात करें तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैथमेटिकल ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है। आपको अगर स्प्रेडशीट के अंदर किसी चीज़ को ऐड करना हो, एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करना हो, तो बीच में मैथ ऑपरेटर प्लस यूज़ किया जाता है। माइनस करना हो तो माइनस यूज़ किया जाता है, यानी प्लस इज़ फॉर एडिशन, ठीक है, माइनस इज़ फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना हो तो शिफ्ट दबा के 8 दबाइए, शिफ्ट दबा के 8 दबाइए, ऐसा स्टेरिक बना हुआ आता है, स्टार बना हुआ आता है, इससे मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर आपको डिवाइड करना है तो आप जाके देखिए, आपके पास ऐसे ऐसा साइन बना हुआ आएगा, क्या कहते हैं भाई, ऐसा साइन, हाँ, स्लैश, ये बना हुआ आएगा। दिस इज यूज्ड फॉर डिवीजन। बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, 2 और 2, मुझे इनको आपस में ऐड करना है तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है ताकि सेल फॉर्मूला को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, मैं अपने एरो की से एक सेल के ऊपर गया, बीच में प्लस लगाया, दूसरे सेल के ऊपर गया, मैं कह रहा हूँ M3 को N3 के साथ प्लस कर दूँ, एंटर करूँगा प्लस कर देगा। मैं कहता हूँ नहीं, एक सेल को दूसरे सेल से माइनस कर दो, M3 माइनस N3 कर दो, बीच में माइनस साइन लगाया हुआ होगा तो माइनस कर देगा, 2 - 2 इज 0। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई करना है तो इज इक्वल्स टू दिस सेल मल्टीप्लाइड बाय एरो की चलाओ दिस सेल, मल्टीप्लाई बीच में स्टेरिक लगा हुआ होगा तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 इज 4। ठीक है, डिवाइड करना है तो मैं बोलूँगा इज इक्वल्स टू लगाना ज़रूरी है किसी भी सेल को फॉर्मूला के लिए एक्टिव करने के लिए। फिर मैं बोलूँगा M3 डिवाइडेड बाय N3, ऐसा स्लैश लगाऊंगा, डिवाइड करूँगा N3 से,
तो 2/2 इज़ 1, देखिए 1 आंसर आ जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बिल्कुल कॉमन सेंस वाले हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी आप मैथमेटिकल ऑर्डर कोई भी लगाएंगे आगे चल के इंशाल्लाह अगले पेपर्स के अंदर भी आपके ये बात काम आएगी, वैसे भी आपकी बात काम आएगी। ये बात याद रखिएगा कि अगर कभी आपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई किया जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहे हुए, तो उसके अंदर हमेशा बॉड मास रूल अप्लाई कर रहा होगा स्प्रेडशीट बाय डिफ़ॉल्ट। बॉड मास रूल का मतलब क्या है? सबसे पहले वो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेगा, फिर डिवीजन करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर एडिशन करेगा, फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। यानी सिंपल मैथमेटिक्स के जो रूल्स होते हैं वही स्प्रेडशीट भी अप्लाई करता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा, फिर डिवीजन करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर एडिशन करेगा, फिर सब्ट्रैक्शन करेगा। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं आप फॉर्मूला भी वैसा ही बनाएंगे। क्लियर? अच्छा, कोई भी मैथमेटिकल काम करने के लिए या तो आप ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 5 नंबर लिखे हुए हैं, मुझे इन सबको ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इज इक्वल्स टू, पहले वाले सेल के ऊपर गया, बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर दूसरे वाले के ऊपर गया, फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, तीसरे वाले के ऊपर गया, फिर प्लस का साइन लगाया, चौथे वाले के ऊपर गया, फिर प्लस का साइन लगाया, पांचवें वाले के ऊपर गया। ऐसे 10,000 रोज़ भी हो सकती हैं, ऐसी 10,000 सेल्स भी हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि मैं सारे के सारे सेल्स के ऊपर जाके मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करूं, प्लस 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 प्लस। अगर 10,000 सेल हैं तो 10,000 मरतबा जाके ये प्लस का साइन लगाऊं और आपस में जाके ऐड करूं। लेकिन फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को या स्प्रेडशीट को ये पता था कि फिर तो बात लॉजिकल है ही नहीं, फिर ये स्मार्ट वे ऑफ वर्किंग कहाँ हुआ, ये कौन सी ऑटोमेशन है, ये कौन सी तेज़ी है। तो उन्होंने उसकी जगह एक और शॉर्टकट बनाया हुआ है। वो शॉर्टकट क्या है कि आप इज इक्वल्स टू दबाएं सबसे पहले किसी सेल पे और लिखें SUM यानी सम का मतलब ऐड करना। फिर उसके बाद खोलें ब्रैकेट, SUM सम, फिर ब्रैकेट। अच्छा, जैसे आप ब्रैकेट खोलेंगे ना तो आपसे बोल रहा है क्या सम करना चाहते हो भैया, तो आप बोलेंगे भाई पहले वाले सेल पे क्लिक करें। बोले भाई पहला सेल लो, फिर आप लोग दबाएंगे कॉमा। आप लोग क्या दबाएंगे? कॉमा। आप लोग क्या दबाओगे? कॉमा। मैं दबाऊंगा ये सेमाई कोलन। मैंने ना अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज की हुई हैं, अपनी मेरी कुछ रीजंस हैं, मेरे कुछ रिपोर्ट्स डाउनलोड करके काम करना होता है मुझे, तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए कॉमा को रिप्लेस किया हुआ है एक्सेल के अंदर सेमाई कोलन से। ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। आपने अगर ऐसा सेमाई कोलन डाला तो आपका लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे नहीं चलेगा फॉर्मूला। आप क्या लिखोगे? कॉमा। ठीक है, कॉमा। आप कॉमा लिखोगे तो आपका चलेगा। मैं देखो कॉमा लिख रहा हूं तो नहीं चल रहा क्योंकि मैंने कॉमा को सेमाई कोलन से अपनी मर्जी से रिप्लेस किया हुआ है। तो आप जब भी मैं कभी कोई फॉर्मूला लगाने लगूंगा और मैं सेमाई कोलन लगा रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा मैं कॉमा लगा रहा हूँ। ठीक है ना, ये बस ऐसा है, ऐसा ही। मैं इसको बोलूंगा देखो सम करो, पहला सेल, फिर दूसरा, फिर कॉमा, तीसरा, फिर कॉमा, चौथा, फिर कॉमा, पांचवा। या तो मैं इसको बोलूंगा ये कर लो। सर ये कौन सा, अच्छा टोटल करूंगा 15 आ गया। सर ये कौन सा कन्वीनियंट है, ये भी उतना ही टाइम ले रहा है। इससे बेहतर तो मैं अपने कैलकुलेटर में कर लेता, 1 + 2 + 3 + 4 5, जल्दी हो जाता। इसका और आसान तरीका, इज इक्वल्स टू SUM सम, ब्रैकेट खोलो। ब्रैकेट खोलने के बाद जिस रेंज ऑफ सेल्स को तुम सम करना चाहते हो, पहले वाले पे क्लिक करो और नीचे तक ड्रैग करते हुए ले जाओ, या पहले वाले के ऊपर अपने एरो की से जाओ, शिफ्ट दबा के नीचे तक चले जाओ, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लो जिसको सम करना चाहते हो। वो खुद ही बना लेगा फॉर्मूला। क्या बना रहा है फॉर्मूला? K14 और ये बीच में डाले ना कोलन, ये कह रहा है K14 to K18 सबको सम कर लो। ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो, ब्रैकेट ओपन किया था तो क्लोज भी करो और एंटर दबा दो। देखो ये इसने सम कर दिया। क्लियर हो गया? दोबारा कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन, लेके जाओ उसके ऊपर, पहले सेल के ऊपर, शिफ्ट दबा के नीचे तक लेकर आओ डाउन और ब्रैकेट क्लोज कर दो। जब तुम्हारी रेंज सेलेक्ट हो जाए ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर दबाओ, हो गया काम। मिसाल के तौर पे इसके बराबर में एक दिया हुआ है मैंने, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट $12 है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट 10 है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 8 है, फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट 6 है। एग्जामिनर बोल रहा है मुझे बताओ कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर यूनिट।
तो अब या तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस 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 करके भी कर सकता हूं, या फिर आसान तरीका क्या है, इज इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, एरो कीज के जरिए मैं ऊपर गया, सारी रेंज को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के देखो क्या आ रहा है, P14 कोलन P17, कोलन का मतलब क्या है, P14 से लेकर P17 तक, ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर दबाया, देखो टोटल आ गया 36 का। तुम करके देख लेना ये एक्सरसाइज, तुम एक्सरसाइज ये करके देख लेना, इंशाल्लाह ताला तुम्हारे पास भी हो जाएगी ये, डन। तो यही सारी चीज़ें एग्जामिनर ने आपको सिखाया हुआ। ये जो ब्रैकेट होता है ना, सॉरी जो ब्रैकेट होता है, ये मैंने जो ब्रैकेट खोला था यहाँ पे देख रहे हो, ये ब्रैकेट पहला ब्रैकेट या आखिरी ब्रैकेट, इसको एक्सेल की ज़बान में कहते हैं पैरेंथीसिस। क्या कहते हैं, पैरेंथीसिस, ये लिखा हुआ, टाइप इन क्लोजिंग पैरेंथीसिस, क्लोज करो ब्रैकेट को, तो पैरेंथीसिस और ब्रैकेट एक ही चीज़ होती है, क्लियर। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास यहाँ कुछ एक एक्टिविटी दी हुई है स्टडी हब ने, हम ज़रा इसको करने की कोशिश करते हैं यूजिंग आवर नॉलेज। तो ये सवाल दिया हुआ है, ज़रा सवाल को अगर हम देखें तो एग्जामिनर कह रहा है यूज़ द एडिशन ऑपरेटर, प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल करो टू कैलकुलेट सम ऑफ सेल्स B3, C3 एंड D3 इन द सेल E3। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेल है, हम इसको कह देते हैं ये B3 सेल है, ये C3 सेल है, ये D3 सेल है, और मैं आपको कहता हूँ इस सेल का इस यानी इस सेल का और इस सेल का सम करो यहाँ पे। तो जिस जगह पे आप लाके सम करते हैं, यानी जिस जगह फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसको कहा जाता है डेस्टिनेशन सेल। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ था P14 के अंदर मटेरियल कॉस्ट 12, फिर P15 के अंदर लेबर कॉस्ट 10, फिर P16 के अंदर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 8, और फिर P17 के अंदर फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट 7। मैंने इन सब का सम निकाला यहाँ पे P20 के ऊपर। जहाँ आप कोई भी फॉर्मूला अल्टीमेटली लाके किसी भी चीज़ का आंसर जहाँ पे लाके डंप करते हैं ना, यानी जहाँ पे आंसर निकालते हैं, उस सेल को क्या कहा जाता है, डेस्टिनेशन सेल, यानी दिस इज द डेस्टिनेशन सेल। क्लियर होती है बात। तो अब मिसाल के तौर पे हमसे वो कह रहे हैं कि आप मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करें B3, C3 और D3 के ऊपर, और आंसर लेकर आएं E3 के ऊपर। तो E3 के ऊपर आंसर लेकर आना है, तो E3 क्या होगा, डेस्टिनेशन सेल। E3 इन इटसेल्फ क्या होगा, डेस्टिनेशन सेल। और फॉर्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलेंगे इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला अप्लाई करें, B3 के अंदर C3 प्लस D3 ऐड करें, दिस शुड बी द फॉर्मूला। एग्जामिनर ये नहीं कह रहा कि अपनी एक्सेल के ऊपर अप्लाई करके दिखाओ, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर E3 के सेल के अंदर मुझे B3, C3 और D3 को लेकर आना होता तो मैं क्या फॉर्मूला लगाता। तो आप बोलेंगे, तुम फॉर्मूला लगाते इज इक्वल्स टू B3 प्लस C3 प्लस D3, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाता है E3 के अंदर, तुम्हारे पास आंसर आ जाता है E3 के अंदर। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट शुड हैव बीन पुट, दिस इज द फॉर्मूला। और आंसर कहां पे आता, आंसर आता E3 के ऊपर, ठीक है। ये आंसर आपने देना था एग्जामिनर को, डेस्टिनेशन सेल क्या है और फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, सही है। फिर कहते हैं यूजिंग द सम फंक्शन, अब कह रहे वो सम का फंक्शन यूज करो टू कैलकुलेट द सम ऑफ सेल रेंज A4 टू A7 इन B4। कह रहे B4 में आंसर निकालो, तो इसका मतलब आपका जो डेस्टिनेशन सेल है वो कौन सा है, B4, ठीक है। जहां आंसर निकालना है वो डेस्टिनेशन सेल कहलाता है। तो कह रहे फॉर्मूला लगाओ सम का A4 से लेकर A7 तक, B4 में आंसर निकालो। तो B4 क्या है, डेस्टिनेशन सेल। फॉर्मूला क्या लगेगा, आप जरा देखिएगा, मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू SUM सम करता, ब्रैकेट खोलता, फिर क्या कह रहा था, A4 से A7, तो A4 इन ये बीच में आएगा ऐसा कोलन, हाँ शिफ्ट दबा के कोलन आपको नजर आ रहा होगा, ये आएगा टू A7, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज यानी ब्रैकेट क्लोज। दिस शुड बी द फॉर्मूला दैट शुड बी अप्लाइड बाय द अकाउंटेंट इन एक्सेल in order to get the answer in a particular cell। कहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेगा, B4 के सेल में अप्लाई करेगा ताकि डेस्टिनेशन आंसर यहां पे आए।
तो ऐसे आपको एग्जामिनर को फॉर्मूला बना बना के दिखाने पड़ते हैं ताकि वो आपको चेक करता है। वैसे तो आपको ऑप्शंस में देता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा या गलत होगा, लेकिन आपको फॉर्मूला बनाने आने चाहिए ताकि अल्टीमेटली आप सही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। फिर वो एक ऑप्शन में कहता है यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, यानी बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई सेल E3 by 4 इन सेल A1। इन सेल A1 का मतलब आंसर कहां पे लेकर आना है? A1 के अंदर। डेस्टिनेशन सेल शुड बी A1 और क्या करना है? E3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? इज इक्वल्स टू E3 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट F8 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना था? 4 से। सो दिस शुड बी द फॉर्मूला। मैं ये जो है ना आगे पीछे ये सब इसलिए डाल देता हूं ताकि आपको ये आंसर नजर आता रहे। दिस शुड बी द फॉर्मूला दैट शुड हैव बीन अप्लाइड। E3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस इज द फॉर्मूला दैट शुड हैव बीन अप्लाइड। E3 मल्टीप्लाइड बाय 4। ब्रैकेट मैंने अपनी तरफ से लगा दिए हैं, वैसे लगाने नहीं है यहाँ पे, मैं यही सोच रहा हूँ कि ना लगाऊं ताकि आप ये फॉर्मूला E3 मल्टीप्लाइड बाय 4, E3 मल्टीप्लाइड बाय 4 शुड बी दी आंसर। अच्छा, ये शुरू में ऊपर वाले फॉर्मूलाज में भी जो मैंने ये स्टेरिक लगाए ना, ये लगाने नहीं है, ये तो आपको नज़र आ जाए इसलिए मैं ऐसे कर रहा था, मैं हटा देता हूँ। दिस इज द फॉर्मूला दैट शुड बी अप्लाइड। डन हो गई बात ये। E3 मल्टीप्लाई बाय 4, जिस जगह आंसर लेकर आना है वहाँ पे A1। 3 हो गए। चौथा, यूज द डिविजन ऑपरेटर टू कैलकुलेट द कोशेंट ऑफ सेल A2 एंड सेल A3 इन सेल B4। आंसर कहाँ निकालना है? B4 के अंदर। सही है। कैलकुलेट द कोशेंट ऑफ A2 एंड डिवाइजर क्या है? A3। तो बेसिकली आप B4 में निकालना चाहते हैं A2 डिवाइडेड बाय A3, तो A2 डिवाइडेड बाय A3 और आंसर कहाँ लेकर आना है? B4 सेल के अंदर। ठीक है। 5वीं लाइन पढ़ते हैं, 5वां सवाल। कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ सेल्स A1 एंड A2 विद A3 इन A4। हाँ, A1 और A2 के सम, पहले A1 और A2 का सम निकालो और उसके सम का प्रोडक्ट निकालो A3 के साथ। प्रोडक्ट का मतलब होता है उसको मल्टीप्लाई करो A3 के साथ, और ये सब कहां कर रहे होगे तुम? इन A4। आंसर कहां चाहिए? A4 के अंदर। तो A4 तो डेस्टिनेशन सेल हो गया। फॉर्मूला क्या लगाना है? वो कह रहे हैं A1 और A2 का जो सम है, यानी A1 क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ सेल्स A1 एंड A2 विद A3। A1 और A2 के सम को मल्टीप्लाई करो A3 के साथ। अब यहां पे आपका बॉडमास रूल अप्लाई होगा। मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में प्लस करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, पहले लगा दूंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? ताकि वो पहले ब्रैकेट सॉल्व करे। मैं कह रहा हूं A1 को A2 के साथ प्लस करो और फिर इनका जो भी आंसर आए, देखो ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि वो बॉडमास रूल अप्लाई करेगा, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। A1 और A2 सेल का जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट निकालने का मतलब मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई इन मैथमेटिक्स। तो आप मल्टीप्लाई करोगे इसको A3 के सेल से, तो A1 और A2 को पहले ऐड करो और फिर जो भी इन दोनों का सम निकल कर आए उसको मल्टीप्लाई करो A3 के साथ, और इसका आंसर आना चाहिए A4 के अंदर। तो डेस्टिनेशन सेल हो गया A4। दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। 5वां, कैलकुलेट द कोशेंट ऑफ सेल E3 with the divisor being the difference between cell F1 and F2 in cell A8। पहली बात तो आंसर चाहिए A8 के ऊपर, तो डेस्टिनेशन सेल A8 है। फिर वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द कोशेंट। किस तरह करेंगे आप? इज इक्वल्स टू E3 को डिवाइड करो बीइंग द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2। F1, अच्छा ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं डिवाइजर के नीचे? ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं डिवाइजर के नीचे? ताकि पहले वो ब्रैकेट सॉल्व कर ले, फिर E3 को इस ब्रैकेट से डिवाइड कर ले। तो E3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट F1 माइनस F2। दिस शुड बी दी आंसर। F1 और F2 का डिफरेंस डिनोमिनेटर के अंदर लेना है, E3 को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ये कह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो दिस शुड बी द फॉर्मूला।
एग्जाम के अंदर ना अक्सर आपको ये फॉर्मूला बनाने को नहीं आते। एग्जाम के अंदर आपको फॉर्मूला बना बनाया दे रहा होता है, आपसे कहता है जज करके बताओ कौन सा फॉर्मूला सही है। ये काम आप तभी कर पाओगे जब आपने थोड़ा सा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लिया होगा और ऐसे फॉर्मूला बनाना सीख लिए होंगे। आप खुद भी ये बात ट्राई कीजिएगा, आपसे होती है और होनी चाहिए है तो आपके लिए मामला आसान होगा, वरना नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? अब हम रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस की लॉजिक देखने जा रहे हैं। अब वो कैसे होता है मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके सामने यहाँ 1111 लिखा हुआ है, 2222 लिखा हुआ है, 3333 लिखा हुआ है, 4444 लिखा हुआ है, एंड लेट्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं एक फॉर्मूला जिसके अंदर आप इस O16 के अंदर, यानी इस सेल के अंदर, देखो ये O16 है, यहाँ से पता लग जाता है, ठीक है। आप O16 के अंदर ये J वाला कॉलम और K वाला कॉलम ऐड करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भाई? मिसाल के तौर पे आपने बोला इज इक्वल्स टू, एरो कीज चलाई आपने, ठीक है, एरो कीज चला के आप गए J कॉलम के ऊपर, यानी J के सेल के ऊपर, J16 के ऊपर गए और आपने बोला भाई मुझे इसके अंदर ऐड करना है K16 को, 1+2 करना है। आपने इज इक्वल्स टू मैथ का ऑपरेटर लगाया, J16 प्लस K16, एंटर दबाया, देखो इसने 1+2 को 3 कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे आपने एक सेल के ऊपर फॉर्मूला लगाया हुआ है और F2 दबाएं, देखिए क्या लगाया हुआ है, J16 प्लस K16, दो सेल्स जो कि पहले दो सेल्स हैं इनको आपस में आपने ऐड किया। अब अज्यूम कर लें आपने सेम फॉर्मूला इसके नीचे वाले सेल पे भी अप्लाई करना है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप क्या करो, इज इक्वल्स टू दबाओ, वापस से अपने एरो कीज से जाओ J17 के ऊपर और मैथ ऑपरेटर लगाओ, बोलो भाई K17 के अंदर प्लस कर दें। मिसाल के तौर पे यही फॉर्मूला आपने इस सेल के नीचे भी अप्लाई करना है, तो दोबारा जाके फॉर्मूला लगाओ, या तो ये काम कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि मिसाल के तौर पे आपने यहां फॉर्मूला लगाया हुआ है ना J17 और K17, आप इस फॉर्मूला को करें कॉपी। कैसे होता है कॉपी? रेलेवेंट सेल के ऊपर जाओ जहां फॉर्मूला आपका लगा हुआ है, वहां दबाओ कंट्रोल सी का मतलब कॉपी, नीचे लेकर आओ अपने आप को और यहां कर दो कंट्रोल V, इसके नीचे भी कर दो कंट्रोल V। आप देखें जब आपने ऊपर वाले सेल को जिसमें फॉर्मूला ऑलरेडी एम्बेड हुआ था जब नीचे लाके पेस्ट किया, तो आप नोट करें एक्सेल स्मार्ट था। एक्सेल ने बोला भाई एक यूजर एक सेल जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है जब उस सेल को नीचे कॉपी कर रहा है, तो अगर ऊपर वाले सेल के अंदर J17 और K17 का सम हो रहा था, तो अगर यही फॉर्मूला नीचे अप्लाई होगा तो मैं स्मार्ट हूं। अब मैं ये फॉर्मूला J18 और K18 के ऊपर लगा दूंगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? J18 और K18 के ऊपर लगा दूंगा। भाई अगर आप एक डेस्टिनेशन सेल से एक नीचे आए हैं तो फिर जो जिन सेल्स का मजमुआ, जिन सेल्स के ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं वो भी तो नीचे आ जाने चाहिए। इसी तरह इसके नीचे वाले सेल पे आए 19 वाले के ऊपर, खुद स्मार्ट है वो, उसने J19 और K19 कर दिया। इतना ही नहीं, मिसाल के तौर पे पहले O के अंदर आपने क्या किया था, आपने O के अंदर J और K के दो कॉलम्स को ऐड किया था आपस में, J और K, J16 K16। मिसाल के तौर पे आप इस सेल के ऊपर जाएं, यहां करें कंट्रोल C और इसके बराबर वाले P सेल के अंदर जाके, यानी आप एक कॉलम टुवर्ड्स योर राइट शिफ्ट हुए हैं, आप यहां जाके कंट्रोल V करें। इसने फॉर्मूला पुराना वाला लिया, लेकिन देखो जब आप एक सेल टुवर्ड्स योर राइट हुए तो वो भी अपनी पूरी कैटेगरीज उठ के राइट हो गया। पहले आपका क्या ऐड हो रहा था, 1 और 2, जब आप एक राइट पे सेल लेके गए तो इसने अपने पूरे फॉर्मूला को राइट फॉरवर्ड कर दिया, 2 और 3 कर दिया। अगर मैं इस सेल के और बराबर में चला जाऊं, मैंने कंट्रोल C किया, इसके बराबर में जाके एक सेल और आगे में गया, कंट्रोल V करता हूं, तो अब तुम देखो ये 3 और 4 ये भी एक सेल आगे चला गया। एक्सेल कितना स्मार्ट है यार। जब भी आप किसी एक सेल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह, किसी एक फॉर्मूला को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखेंगे, वो खुद स्मार्ट है। आप एक सेल आगे चलते चले जाएंगे, वो फॉर्मूलाज को भी आगे खींचता चला जाएगा। बात समझ में आती है आपको? अब आपने बोला यार ये तो गलत है। मैं तो बेसिकली चाह ये रहा था कि O के अंदर होना चाहिए 1+2, फिर मैं चाह रहा था P कॉलम के अंदर 1 वैसा का वैसा रहे, 1 वैसा का वैसा रहे।
1 + 2 ना हो, बल्कि हो जाए 1 तो वैसा का वैसा रहे और इसके अंदर 3 हो जाए। अब मसला क्या है कि अगर आप नॉर्मल सा अपना सेल उठाएंगे, नॉर्मल अपना सेल उठाएंगे, Ctrl+C Ctrl+V करेंगे, तो अगर आप फॉर्मूला को राइट कॉपी कर रहे हैं तो वो अपने सोर्सेस को भी राइट कॉपी करेगा। देखो, जब तुमने 1 + 2 के साइड में कॉपी किया तो वो 2 + 3 हो गया, वो एक स्टेप आगे चला गया। अब आप कह रहे हैं ये तो करना ही नहीं था सर, मैं तो ये चाहता था कि इस फॉर्मूला के अंदर जो जे है ना, J17, ये फ्रीज रहे, मतलब ये वैसा का वैसा रहे, लेकिन उसमें K17+ ना हो बल्कि L17+ हो जाए। तो ये काम करने का क्या तरीका है? इस काम को करने का तरीका ये है, आप जिस सेल को आगे चल के कॉपी करना चाह रहे हैं ना, पहले उस सेल के ऊपर डबल क्लिक करें या F2 दबाएं। आपके पास ना ये J17 + K17 लिखा हुआ आ रहा है। आप J17 में कहीं भी जाएं और J17 में अपनी एरो की से कहीं भी जाएं और एक बार F4 दबा दें। जैसे ही आप F4 दबाएंगे ना, तो आप देखें यहां 17 के साथ भी और J के साथ भी डॉलर का साइन बना हुआ आ गया, डॉलर का साइन। इस डॉलर के साइन को कहते हैं एब्सोल्यूट। किसी सेल को एब्सोल्यूट करना या फ्रीज करना। अब जैसे ही आपने F4 दबाया ना, तो J17, J भी और 17 भी हो गया फ्रीज, सही है, लेकिन K17 फ्रीज नहीं हुआ हुआ। इसमें देखो कोई डॉलर का साइन नहीं आ रहा, K17 फ्रीज नहीं हुआ हुआ, K17 के ऊपर डॉलर का साइन नहीं आ रहा। जहां पे डॉलर का साइन नहीं आ रहा होता ना, वो रेफरेंस कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेशन है, वो मूव कर सकता है। और जहां जिसके साथ डॉलर का साइन आप लगा देते हैं ना F4 दबा के, तो वो बन जाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी एब्सोल्यूट है, अब वो चेंज नहीं हो सकता। अब आप देखें, अब मैं एक बार ये यहां कॉपी करता हूं, ये सेल देखो मैंने कॉपी किया, बराबर में गया, एक सेल राइट गया, मैंने पेस्ट किया। अब तुम देखो इस सेल को जरा खोल के देखो, जहां मैंने डॉलर लगा दिया था, यानी जहां मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस बना दिया था, जहां मैंने फ्रीज कर दिया था, वो वैसा का वैसा ही रहा, वो मूव नहीं हुआ। लेकिन जो रेफरेंस जैसे पहले K17 था, देखो K17 मैंने फ्रीज नहीं किया हुआ था और मैं राइट पे चला गया, तो K17 के बजाय L17 हुआ, लेकिन जिस सेल रेफरेंस को मैंने फ्रीज किया हुआ था वो फ्रीज रहा। तो एक जो फ्रीज रहा उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस कहेंगे, जो मूव हो गया उसको रिलेटिव रेफरेंस कहेंगे। सर ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के दोनों फ्रीज कर दें? बिल्कुल, आप L17 के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएं या अपना एरो की लेके जाएं, कहीं भी जाके एक बार F4 L17 पे दबा दें। अब देखें, अब दोनों J17 भी और L17 भी दोनों एब्सोल्युटली फ्रीज हो गए। अब मैं ये उठाता हूं, सही है, Ctrl+C किया, मैं दूर कहीं ले जाके पेस्ट कर देता हूं, जहां चाहे जाके पेस्ट कर दें। देखो आंसर वही आ रहा है। इस पर डबल क्लिक करो, आज भी वो वही दो सेल उठा रहा है जो उसको पहले उठाने थे। क्यों? क्योंकि आपने दोनों फ्रीज किए हुए, अब ये मूव नहीं होंगे। कहीं भी ले जाके एक्सेल में, मैं देखो इतना नीचे आया, कहीं भी ले जाके पेस्ट कर दो, देखो ये उठा वही दो सेल रहे होंगे। तुम F2 करके देखो, J17 L17 कहीं भी कर दो, ठीक है। तो आप एक सेल को भी, एक रेफरेंस को भी एब्सोल्यूट कर सकते हैं, आप दोनों को भी एब्सोल्यूट कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुमको कहता हूं भाई, मैं तुमको कहता हूं मुझे J और L कॉलम को ही ऐड करना है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं, देखो अभी अगर मैंने J17 और L17 पूरा पूरा फ्रीज मारा हुआ है ना, तो अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे उठा के कॉपी करूंगा ना, तुम देखो एक सेल नीचे उठा के कॉपी किया, तब भी वो 17 रो को ही उठा रहा है। मैं कह रहा हूं J और L मूव ना हो, कॉलम यही दो हों, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट मिसाल के तौर पे। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे पेस्ट करूं तो 17 के बजाय ये वाले दो सेल्स उठे, ये वाले दो प्लस होने चाहिए। तो कैसे करूंगा? मैं इस फॉर्मूला के ऊपर गया, जहां पे देखो दोनों जगह J के ऊपर भी फ्रीज आ रहा है, डॉलर आ रहा है, और 17 के ऊपर भी डॉलर आ रहा है। मैं एक और बार F4 दबाता हूं। अब देखो उसने वो मुझे क्या बता रहा है, मैंने J को अनफ्रीज कर दिया है, J के साथ डॉलर नहीं आ रहा, 17 के पहले डॉलर आ रहा है, तो 17 फ्रीज्ड है। मैं कह रहा हूं नहीं, J कॉलम को फ्रीज करो, तो मैंने एक और बार F4 दबाया, एक और बार F4 दबाया, तो उसने बोला अब मैंने J कॉलम को फ्रीज कर दिया है, 17 के नंबर को फ्रीज नहीं किया है।
यानी अगर तुम ऊपर नीचे करोगे तो मैं 17 को 18 भी करूंगा, 19 भी करूंगा, 20 भी करूंगा, लेकिन जे कॉलम फ्रीज रहेगा। मैंने बोला एल के साथ भी यही करो, तो मैंने एक बार F4 दबाया तो उसने पहले 17 को फ्रीज किया। मैंने बोला नहीं 17 नहीं फ्रीज करना, मुझे तो ये कॉलम फ्रीज करना है। मैंने एक और बार F4 दबाया तो L फ्रीज हो गया। अब तुम देखो, मैंने ये उठाया, कॉपी किया, मैंने नीचे पेस्ट किया। अब तुम देखो क्या हुआ, जे तो जे रहा, एल तो एल रहा, लेकिन अब 18 आ रहा है और एल 18 आ रहा है। मैं और नीचे ले जाके पेस्ट करूंगा तो तुम देखो जे 19 और एल 19 आ रहा है। जे और एल मूव नहीं हो रहा, लेकिन नीचे से सेल्स इधर उधर हो रहे हैं। मैं ये यहां लेके जाऊंगा तो तुम देखो क्या हो रहा है, जे और एल वही रहा और इनका 19 रो रहा। मैं जहां भी ले जाके पेस्ट करूंगा, क्योंकि रो सेम है तो आंसर सेम आ रहा होगा। बात समझ में आती है तुम लोगों को? तो ये सब किया जा सकता है एक्सेल के अंदर। अच्छा सर, अगर मुझे ये अनफ्रीज करना है, मतलब इसको सबको रिलेटिव रेफरेंस बनाना है, तो क्या करें? वापस F4 दबाएं, देखें ये अपने नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गया। आप कोई डॉलर का साइन आपको नजर नहीं आ रहा। अब आप देखें, आप यहां से आप राइट मूव करेंगे, ये और राइट मूव होगा, और राइट मूव करेंगे, और राइट मूव होगा, और राइट मूव करेंगे, देखें ये और राइट मूव होगा। अब ये अनफ्रीज हो चुका है, रिलेटिव रेफरेंस हो चुका है। अब जहां जैसा जैसा मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे तो ये अपने सोर्स को भी राइट मूव करवाएगा, डाउन मूव करेंगे तो अपने सोर्स को भी डाउन मूव करवाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब अगेन ये सब कुछ मैंने आपको करके दिखाया। एक बार आप स्टडी हब पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़िएगा, तो आपको ये सारी एक्सरसाइज जो करवा रहे हैं ना, इसको ज़रूर करें, तो आपको सारी की सारी बातें इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएंगी। तो एक अभी हमने सम का फॉर्मूला सीखा, हमने चीज़ों को फ्रीज करना और अनफ्रीज करना सीखा। अब हम आगे चलते हैं, एक फॉर्मूला और सीख लेते हैं, वो है एवरेज का फॉर्मूला। अक्सर ऐसा होता है ना कि आपके पास, आपको कॉस्टिंग के अंदर भी आपको क्या निकालने को बोला जाता है, एवरेज निकालो। तो मिसाल के तौर पे आपके पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है 4 और एक नंबर है 6। नॉर्मली एवरेज कैसे निकाला जाता है कि आप पहले तो फॉर्मूला लगाएं, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, आप दो नंबर्स को आपस में ऐड करें, 4 और 6 को ऐड करें, और 4 और 6 को ऐड करने के बाद आप याद रखिएगा 4 और 6 को ऐड करने के बाद डिवीजन, एवरेज निकाल। एवरेज इज ऑलवेज द मिड पॉइंट, एवरेज इज ऑलवेज द मीन। तो जितने नंबर्स आपके पास होते हैं आप उतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यानी मिसाल के तौर पे डिवाइड बाय 2, दो नंबर्स हैं ना, 4 और 6 दो नंबर्स हैं। तो अगर दो साइज है आपकी पॉपुलेशन का, दो नंबर्स हैं, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे। 4 और 6 का मजमुआ 10 होता है, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 5। आप देखें 5 आंसर आ गया। लेट्स से होता 464, सही है, 464। तो अब आप कैसे, आप एवरेज कैसे निकालते हैं? सिंपल मैथ से आप लगाते हैं इज इक्वल्स टू, पहले तीनों को ऐड करते, और क्योंकि इस बार 3 साइज है पॉपुलेशन का, 3 वेरिएबल्स हैं, तो एवरेज निकालने के लिए, मिड पॉइंट निकालने के लिए आप डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज यानी डिवाइड बाय 3 कर देते इस बार, तो आपके पास आंसर आ जाता 4.67 का। एवरेज या तो ऐसे निकाला जाता है, या तो एवरेज ऐसे निकालो कि तुम जितनी चीज़ों का एवरेज निकाल लो, पहले उनको सम करो, फिर डिवाइड बाय वेरिएबल्स कर दो, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कर दो। या इसका ऑटोमेटिक तरीका स्प्रेडशीट के अंदर क्या होता है, आप दबाएं इज इक्वल्स टू और फिर फॉर्मूला में लिखें एवरेज, एवरेज AVERAGE। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको हिंट भी देता रहता है, एवरेज लिखें, फिर पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट खोलें। याद रखिएगा ब्रैकेट खोलेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। फिर आपको जिन 3 सेल्स का एवरेज निकालना है, आप उसकी रेंज को सिलेक्ट करें। देखें ये खुद उसने कर दिया O5 कोशन Q5 एवरेज, और फिर पैरेंथेसिस क्लोज कर दें यानी ब्रैकेट क्लोज कर दें। आप करेंगे एंटर दबाएंगे, देखें एवरेज निकाल के दे दिया उसने 4.67 का। जैसे पहले आंसर आ रहा था वही अब आंसर आ गया। तो एक्सेल के अंदर एवरेज निकालने का स्मार्ट तरीका क्या होता है कि आप एवरेज का फंक्शन यूज कर लें। एवरेज का, जैसे सम फंक्शन यूज करते थे सम करने के लिए, वैसे एवरेज का फंक्शन यूज करते हैं एवरेज करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है यासिर, और इसने ACCA के स्किल्स लेवल के एग्जाम्स दिए और उसके कुछ मार्क्स आए। आपसे बोला जा रहा है व्हाट आर द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय यासिर। मिसाल के तौर पे यासिर ने लॉ का एग्जाम दिया, उसके 82 आए, PM का एग्जाम दिया 60 आए, TX का एग्जाम दिया 77 आए, FR का एग्जाम दिया 80 आए, AA का एग्जाम दिया 60 आए, FM का एग्जाम दिया 52 आए। ये रैंडम नंबर्स हैं, जरूरी नहीं है यासिर के इतने मार्क्स आए हों, ठीक है ना, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, इससे कम भी आ सकते हैं, दिल पे ना लीजिएगा।
अब मैं ये कह रहा हूँ ये 6 पेपर जो यासिर ने स्किल्स लेवल एग्जाम के दिए, इन सब का एवरेज निकालिए। तो एक तरीका क्या है, आप बोलेंगे इज इक्वल्स टू पहले 82 प्लस 60 प्लस 77 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 52, क्योंकि ये 6 पेपर हैं तो डिवाइड बाय 6 करूंगा, एवरेज निकल कर आ जाएगा 68.5। या तो ऐसे निकाल लें। स्मार्ट तरीका क्या है, एवरेज फंक्शन इज इक्वल्स टू एवरेज, इज इक्वल्स टू जरूर लगाना है, इज इक्वल्स टू नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। फिर ब्रैकेट खोला, सारी रेंज को सिलेक्ट किया। जब सारी रेंज को सिलेक्ट करोगे ना तो वो खुद समझ जाएगा कि 11 से लेकर, जब ये बीच में कोलन आता है ना तो इसका मतलब होता है 2, K11 2, K16। ब्रैकेट क्लोज किया, देखो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, एंटर दबाओ, देखो यही 68.5 निकल कर आ जाएगा। ये एवरेज का फंक्शन अप्लाई हो गया। क्लियर होती है बात, ये बात समझ में आती है? तो आप ये कर लीजिएगा, अपने मार्क्स यहाँ पे लिखें अभी तक जो भी आए हैं, या जो लेट्स से आपकी पुरानी क्वालिफिकेशंस ओए लेवल्स के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर आए, वो मार्क्स कहीं भी लिखें और फिर उसको एवरेज करने की कोशिश करें, आपके पास एवरेज निकल कर आ जाना चाहिए। क्लियर? अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं राउंड फंक्शन की। अक्सर ऐसा होता है कि आपको जो है ना राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। एग्जाम के अंदर भी अक्सर आपको एग्जामिनर बोलता है ना नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, नियरेस्ट टू द डॉलर, नियरेस्ट टू द 100, ऐसा बोलता है ना एग्जामिनर। स्प्रेडशीट के अंदर अगर किसी भी नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है तो उस राउंड ऑफ करने का भी तरीक़ेकार है और बड़ा आसान तरीक़ेकार है। आप राउंड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल के अंदर ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे? मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है, मैंने वही स्प्रेडशीट जो स्टडी आपने नंबर दिया है वही ले लिया, 1234.56। मिसाल के तौर पे आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है, आप लगाएं इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाएं राउंड, राउंड और ब्रैकेट खोलें। अब वो बोल रहे हैं तुम्हें राउंड क्या करना है। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो पूछता भी है, पूछता है क्या नंबर को तुम्हें राउंड करना है, तो आप सेलेक्ट करें भाई ये वाला नंबर मुझे राउंड करना है। फिर आप दबाएंगे कॉमा, आपके पास यहाँ ना हिंट में भी कॉमा लिखा हुआ आ रहा होगा, मेरे पास देखो सेमी कोलन लिखा हुआ आता है। आप कॉमा दबाएंगे, मैं सेमी कोलन दबा रहा हूँ। याद रखना आप कॉमा ही दबाओगे। अगर किसी बच्चे ने मेरा देख के सेमी कोलन दबाया, उसका फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो रहा होगा, बेवकूफ़ों की तरह मैसेज कर रहा होगा मुझे, मत करना। मैं कोलन लगाता हूँ, मेरी मर्जी, मैंने अपनी सेटिंग्स चेंज की हुई है। आप कॉमा लगाएंगे। आपने कॉमा लगाया और फिर वो आपसे पूछ रहा है भाई तुम इस नंबर को राउंड करना चाहते हो, कितने डिजिट्स तक राउंड करना चाहते हो। तो अगर लेट से तुमने बोला भाई मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तुमने बोला भाई मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ टू 1 डेसिमल प्लेस, तो तुम 1 लिख दो, +1 और ब्रैकेट क्लोज करो। तो 1234.56 देखो राउंड ऑफ होके क्या हो गया, 6 की वजह से क्या हो गया, 6 ने 5 को एक बड़ा नंबर बनाया, 1234.6 हो गया। आपने बोला नहीं 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 भाई, मुझे राउंड ऑफ 1234.56 का मतलब 1235 ही है ना, मुझे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट डॉलर करना है, टू द नियरेस्ट सिंगल डेसिमल प्लेस नहीं, टू द नियरेस्ट डॉलर। तो आप क्या करोगे, लिखोगे इज इक्वल्स टू जरूर दबाना है, ROUND राउंड। इस नंबर को उठाओ, फिर कॉमा दबाओ, मैं सेमी कोलन दबा रहा हूं, तुम कॉमा दबाओगे और लिखो 0। 0 का मतलब होता है टू द नियरेस्ट डॉलर, कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। 0 का मतलब कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। तो आप 0 करेंगे, देखें उसने उसको 1235 बना दिया। आप कहते हैं यार 1235, अगर मैं तुमसे पूछूं नियरेस्ट 10th तक बताओ, यानी 1235 नियरेस्ट 10th में कितना होगा। 5 तो बीच का नंबर है ना, 10th में क्या होता है 30, 40, 50, 6, 10, 20, 30, 40, 60 ऐसे होता है ना 10th। मैं तुमको बोलता हूँ नियरेस्ट 10th, यानी देखो पहले मैं डेसिमल प्लेस को अगर तुम नोट करो, पहले मैं 6 से एक डेसिमल प्लेस पीछे आया, मैंने 1 रखा, +1, मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए। मैंने 0 किया तो इसका मतलब मुझे डेसिमल प्लेस के बाद कुछ आंसर नहीं चाहिए। अब अगर मैं -1 करूंगा ना, तो उसका मतलब -1 का मतलब होता है डेसिमल प्लेस से -1 एक पीछे। अब मैं कह रहा हूं नियरेस्ट 10th तक लेके जाओ, यानी मैं कह रहा हूं मुझे -1 करके दिखाओ, मुझे नियरेस्ट 10th तक लेके जाओ। तो वो कैसे करेंगे आप, यानी 1234.56 का नियरेस्ट 10th क्या है, आप सोचे दिमाग में, इज इक्वल्स टू ROUND राउंड, ये नंबर कॉमा आप कर दें इसको -1। -1 का मतलब क्या है, डेसिमल प्लेस से एक पीछे जाके राउंड करके दिखाओ। ठीक है, तो 123 के करीब करीब जाओ। उसने क्या किया, 1230 कर दिया, क्योंकि आपको 123 के करीब करीब जाना था। मैं बोलता हूं नहीं मुझे नियरेस्ट 100 बताओ, तो आप क्या करोगे, लिखोगे ROUND नंबर,
फिर इसको करो कोलन -10 या -1 किया था ना, -2, सॉरी 10 लिख दिया था मैंने, -2। 2 का मतलब क्या, अपने डेसिमल प्लेस को 2 डेसिमल प्लेसेस माइनस में लेके जाओ, पीछे लेके जाओ। तो पीछे अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस लेके जाऊंगा तो इसका मतलब मैं नेरेस्ट 100 मांग रहा हूं। -2 करोगे तो देखो 1200 हो गया। मैं कहता हूं नेरेस्ट 1000 लेके जाओ, तो मैं क्या करूंगा, मिसाल के तौर पे यही 1234.56 है, इज इक्वल्स टू ROUND राउंड नंबर। मैं कहता हूं कॉमा -3, तो कह रहे 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे लेके जाओ, तो आ जाएगा 1000। 1200 1000 के करीब है, या 1234.56 का नेरेस्ट 100 1200 बनता है, 1234.56 का नेरेस्ट 10 1230 बनता है, 1234.56 का नेरेस्ट या 0 डेसिमल प्लेस 1235 बनता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये राउंड का फॉर्मूला होता है। आपको राउंड का फॉर्मूला भी लगाना आना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये 2-2 मिनट के अंदर आप सीख लेते हो, आपको आना चाहिए। फॉर्मूला लगा हुआ क्या है, फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो आपको समझ में आना चाहिए। +1 का मतलब क्या हुआ कि 1 डेसिमल प्लेस। अगर कॉमा के बाद लगा हुआ है, ये देखो कॉमा है, सेमी कोलन नहीं है, तुम्हारे पास कॉमा नजर आ रहा होगा। अगर कॉमा के बाद 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब 0 डेसिमल प्लेस। अगर कॉमा के बाद -1 लगा हुआ है तो इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेस पीछे जाना है, इस मिसाल में नेरेस्ट 10th। फिर अगर 2 डेसिमल -2 लगा हुआ है तो इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेस पीछे जाना है, नेरेस्ट 100। अगर -3 करोगे तो इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेस पीछे जाना है, नेरेस्ट 1000। ये सिंपल एबैकस रूल्स पढ़ाते थे ना बचपन के अंदर, वो इधर इधर टुक टिक टके करके, तो वो चीज़ है यहाँ पे एक्सेल के अंदर। बेसिक मैथ है और कुछ भी नहीं है। क्लियर? इसमें आपको मैथ ना भी आती हो ना तो कॉमन सेंस की बात है, अप्लाई करके देख लेना, खुद समझ में आ जाएगा। देखो जब तक करोगी नहीं ना तब तक होगा नहीं, तो करना ज़रूर। क्लियर? हम ये वाली वीडियो अब यहीं ख़त्म करेंगे। मेरे ख्याल से आपके लिए काफ़ी लर्निंग्स हो चुकी हैं। इसको आप दोबारा रिपीट करें और फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।